आज का हमारा टॉपिक है आर्यों का मूल निवास स्थान। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद भारत में एक नई सभ्यता का उदय हुआ जिसे आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता के प्रवर्तकों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया। आर्य का अर्थ श्रेष्ठ या उत्तम होता है। कुछ विद्वानों ने यह मानना है कि संभवतः भारत के मूल निवासियों के विरुद्ध अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए इन्होंने अपने लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया। बाद में ये शब्द इनका जातिवाचक बन गया था। इन आर्यों ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को एक निश्चित स्वरूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। भारतीय सभ्यता और संस्कृति को नई दिशा देने वाले ये आर्य कहाँ से आए थे, इस पर विद्वानों में बड़ा मतभेद है। इस विषय पर 4 मत प्रचलित है। पहला मत, आर्य यूरोप के मूल निवासी थे। दूसरा मत, आर्य मध्य एशिया से भारत में आए थे। तीसरा मत, आर्य उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। और चौथा मत यह है कि भारत ही इनका मूल निवास स्थान था। पश्चिमी विद्वानों का यह मानना है कि ये लोग यूरोप के रहने वाले थे और इन्होंने अपनी मत पुष्टि के लिए भाषा विज्ञान का सहारा लिया। अब हमारे सामने प्रश्न उठता है कि यूरोप का कौन सा देश इनका मूल निवास स्थान था। अलग अलग विद्वान अलग अलग मत देते हैं। प्रोफेसर गाइल्स ने हंगरी या डैन्यूब नदी की घाटी को इनका मूल निवास स्थान बताया है। उनका मत भाषा विज्ञान के ऊपर आधारित है। उन्होंने इंडो यूरोपीय परिवार की विभिन्न भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद यह निश्चित किया कि आर्यों की भौगोलिक अवस्था क्या थी, वह किन किन वनस्पतियों और पशु पक्षियों से परिचित थे। इस आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि उनका आदि देश ऐसा स्थान था जो पर्वतों और नदियों से घिरा हुआ था। यह शीतोष्ण कटिबंध था। उत्पादित अन्नों में गेहूं और जौ की प्रधानता थी। परिचित पशुओं में गाय, बैल, हिरण, भेड़, कुत्ता आदि थे। और ये सभी विशेषताएं हंगरी और डैन्यूब घाटी में पाई जाती हैं। कालांतर में ये आर्य डार्डनलीज के मार्ग से एशिया माइनर में प्रविष्ट हुए और वहां से मेसोपोटामिया और ईरान होते हुए भारत पहुंचे थे। लेकिन गाइल्स महोदय के इस मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि केवल वनस्पतियों, शब्दों और भौगोलिक समानता के आधार पर हंगरी को आर्यों का आदि देश नहीं मान सकते हैं। ये विशेषताएं तो हंगरी के अलावा अन्य देशों में भी पाई जाती है। पेनका जैसे विद्वान भूरे बाल और अन्य शारीरिक विशेषताओं के आधार पर जर्मनी को इनका मूल निवास स्थान बताते हैं। लेकिन पेनका के मत को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि केवल शारीरिक रचना के आधार पर हम किसी देश को उनका मूल निवास नहीं बता सकते हैं। प्रोफेसर नेरिंग महोदय ने यूक्रेन से प्राप्त मृद भांडों के अध्ययन करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि ये मृद भांड लगभग 300 ईसा पूर्व के हैं और ये आर्यों की प्राचीनतम कृतियां प्रतीत होते हैं। पिकार्नो महोदय के अनुसार आर्य स्टेप्स या विस्तृत मैदानों में निवास करते थे और इस प्रकार के मैदान रूस में वेजर और वेनेस्चुला नदियों के बीच के हैं। अतः यही आर्यों का मूल निवास स्थान रहा होगा। लेकिन यह मत भी न्याय संगत नहीं है, क्योंकि रूस के दक्षिण भाग में वो भौगोलिक परिस्थितियां नहीं है जिनका वर्णन वेदों के अंतर्गत किया गया है। बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव को इनका मूल निवास स्थान बताते हैं। उनका कहना है कि आरंभ में वहां की जलवायु अच्छी थी, लेकिन कालांतर में हिम प्रलय के कारण इनको अपना मूल निवास स्थान छोड़ना पड़ा और भारत और ईरान में आकर बसना पड़ा।
इनके अनुसार ऋग्वेद की रचना इन्होंने सप्त सैंधव प्रदेश में ही की थी, लेकिन ऋग्वेद को अगर ध्यान से पढ़े तो ये पता चलता है कि आर्य अपने आदि देश को नहीं भूले थे। ऋग्वेद में दीर्घकालीन उषा की स्तुति की गई है और भारत की उषा जो है वो अल्पकालीन होती है। लेकिन बाल गंगाधर तिलक के उत्तरी ध्रुव के मूल निवास को मानने वाले मत को हम स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि वेदों में इस बात का संकेत नहीं है कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था, और ऋग्वेद के अध्ययन से पता चलता है कि आर्यों की दीर्घकालीन उषा का मुख पश्चिम की ओर था और उसका उदय पूर्व की ओर होता था, और यह बात उत्तरी ध्रुव की उषा के लिए लागू नहीं होती है, क्योंकि वहां की उषा का उदय दक्षिण में होता है और उसका मुंह उत्तर की तरफ होता है। कुछ विद्वान मध्य एशिया को इनका मूल निवास स्थान मानते हैं और ये कहते हैं कि आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ जंदावेस्ता और ऋग्वेद है, जो क्रमशः ईरान और भारत में मिले हैं। अतः इनका मूल निवास स्थान भारत या ईरान के आसपास का क्षेत्र रहा होगा और यह क्षेत्र मध्य एशिया में ही आता है। इनके अनुसार आर्यों के प्राचीनतम लेख भी एशिया से प्राप्त हुए हैं। एशिया के बोगोस्कोई से प्राप्त एक लेख में मित्र, वरुण, इंद्र आदि वैदिक देवी देवताओं का उल्लेख है और यह लेख 1400 ईसा पूर्व का है। इनका यह मानना है कि भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आर्य जिन भौगोलिक परिस्थितियों, वनस्पतियों और पशु पक्षियों से परिचित थे, वह यूरोप के किसी प्रदेश में नहीं बल्कि उनकी उत्पत्ति एशियाई है। सर्वप्रथम जेडी रोड ने 1820 में जंद अवेस्ता के आधार पर यह मत प्रतिपादित किया कि आर्य बैक्टीरिया के मूल निवासी थे और यहीं से पूर्व, पश्चिम और दक्षिण की ओर आगे बढ़े थे। 1859 में मैक्स मुलर ने मध्य एशिया को आर्यों का मूल निवास बताया और यहीं से आर्यों का विभाजन हुआ। एक शाखा पश्चिम की ओर और दूसरी शाखा भारत और ईरान की ओर आगे बढ़ी थी। ब्रेडस्टीन नामक इतिहासकार ने शब्द परिवर्तन के क्रमिक विकास को आधार मानकर यह निष्कर्ष निकाला कि प्राचीनतम शब्दों से ऐसा आभास मिलता है कि आर्य किसी पर्वत के समीप घास के मैदानों में निवास किया करते थे और उनके अनुसार यह प्रदेश किर्गिज का स्टेप्स था। वैदिक साहित्य में वर्णित पशु भी किर्गिज के मैदानों में ही मिलते हैं। अपने विकास की दूसरी अवस्था में इंडो यूरोपीय भाषा में हमें ऐसे शब्द मिले जो अधिक नम जलवायु और उसमें पनपने वाले पशु पक्षियों, वनस्पतियों की सूचना जो है वो देते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कुछ आर्य अपना मूल निवास स्थान छोड़कर नम प्रदेशों में आ बसे थे। इनका मत है कि इनकी एक शाखा भारत और ईरान में आ गई थी, जबकि दूसरी पश्चिम की ओर बढ़ गई थी। अधिकांश भारतीय विद्वान डॉक्टर राजबल्ली पांडे, अविनाश चंद्र, पंडित गंगानाथ झा आदि विद्वान भारत को आर्यों का मूल निवास स्थान बताते हैं। उनका कहना है कि ऋग्वेद में जिस भौगोलिक स्थिति का वर्णन है, वह भौगोलिक स्थिति भारत के सप्त सैंधव प्रदेश से मिलती है। आर्य अगर बाहर से आए तो उनके आदि ग्रंथ ऋग्वेद में उस पूर्व स्थान का उल्लेख अवश्य होता। यदि आर्य विदेश से आए होते तो उनके ग्रंथ विदेशी जन्मभूमि या उनके प्रयाण मार्ग में अवश्य मिलते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। आर्यों की मूल भाषा संस्कृत है और संस्कृत के जितने शब्द भारत की भाषाओं में मिलते हैं, उतने एशिया और यूरोप की किसी भाषा में नहीं मिलते हैं। आर्यों ने सप्त सैंधव प्रदेश को देव योनिकृत जो है वो बताया है। अधिकांश विद्वान आधुनिक युग में इस मत को मानते हैं कि आर्य जो थे वो भारत में सप्त सैंधव प्रदेश के मूल निवास स्थान थे। आर्यों का
भारत पर आक्रमण के सिद्धांतों को प्रमाणों के अभाव में अब स्वीकार नहीं किया जाता है। प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता व्हीलर, जिन्होंने आर्यों के आक्रमण के विचार को प्रस्तुत किया था, स्वयं उनका विश्वास बाद में इस विचार से हट गया था। पुरातात्विक प्रमाणों से अब यह भी ज्ञात हो गया है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों का विनाश प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण हुआ था, न कि आर्यों के आक्रमण के कारण। विदेशी विद्वानों ने आर्यों के तथाकथित आक्रमण की तिथि 1500 ईसा पूर्व के आसपास बताई है और उनके द्वारा भारत में ऋग्वेदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य रखा गया है। लेकिन इस तिथि क्रम का मिथ्या तत्व अब तथ्यों से उजागर होने लगा है। अनेक प्रमाणों से ये ज्ञात हो चुका है कि सरस्वती नदी का विलोप लगभग 1900 से 1800 ईसा पूर्व के आसपास हो चुका था और उसके क्षीण होने की प्रक्रिया बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी। अतः ये कैसे संभव है कि ऋग्वेद, जिसमें सरस्वती नदी की बड़ी ओजस्वी भाषा में प्रशंसा की गई है, उसकी रचना 1500 ईसा पूर्व में आर्यों के भारत आगमन के बाद की गई। नवीन अनुसंधानों से सिंधु सरस्वती सभ्यता और वैदिक सभ्यता की कुछ मौलिक समानताएं भी उजागर हुई है। दोनों का भौगोलिक क्षेत्र सप्त सिंधु प्रदेश है। डॉक्टर भगवान सिंह ने अपनी पुस्तक द वैदिक हड़प्पन्स में वैदिक साहित्य से उद्धृत अनेक ऐसे प्रमाण दिए हैं जिनसे ज्ञात होता है कि विकसित नगरीय जीवन वैदिक सभ्यता का भाग था। जिस प्रकार की जल निकास प्रणाली सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगरों में मिलती है, वैसी ही विकसित व्यवस्था के संकेत वैदिक साहित्य में भी मिलते हैं। उत्खनन से प्राप्त नवीन अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोग भी घोड़े से परिचित थे। कालीबंगा, लोथल, वनावली, राखीगढ़ी के उत्खनन से हमें अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है, जिनका यज्ञ के लिए उपयोग होने की संभावनाओं से नकारा नहीं जा सकता है। वैदिक दाह संस्कार की प्रथा सिंधु सरस्वती सभ्यता में भी दिखाई देती है। श्री वाकणगर को भी अपनी शोध यात्रा के दौरान सरस्वती नदी की घाटी में स्थित हड़प्पा कालीन बस्तियों से बहुत सी ऐसी सामग्री प्राप्त हुई है जिसका तारतम्य वैदिक संस्कृति से होता है। यह संभावना निर्मूल नहीं है कि आर्य सप्त सिंधु प्रदेश में बहुत पहले से रह रहे हो और उन्होंने ही सिंधु सभ्यता की संस्थापना की हो। यह भी संभावना व्यक्त की गई है कि हरियाणा तथा राजस्थान में सरस्वती नदी के क्षेत्र से प्राप्त पूर्व हड़प्पन संस्कृति को ऋग्वेदिक कालीन आर्य संस्कृति के आरंभिक चरण का प्रतीक माना जा सकता है, जहां ग्राम्य संस्कृतियां अपने संक्रमण काल से गुजर रही थी। कुछ पूर्व हड़प्पा संस्कृतियों की तिथियां 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रखी गई है, जिससे संकेत मिलता है कि 4वीं सहस्त्र शताब्दी ईसा पूर्व या इससे पूर्व के काल को ऋग्वेदिक काल में रखा जाना चाहिए। नवरत्न एस राजाराम और डेविड फार्ले ने अपनी पुस्तक वैदिक आर्यंस एंड द ओरिजिन ऑफ सिविलाइजेशन में विभिन्न स्रोतों से ज्ञात नवीनतम सूचनाओं के आधार पर ऋग्वेदिक काल का समय लगभग 6000 ईसा पूर्व से 3700 ईसा पूर्व के मध्य रखा है। इसके बाद उत्तर वैदिक काल का समय 3700 ईसा पूर्व से लगभग 2000 ईसा पूर्व के मध्य रखा है। उनके अनुसार उत्तर वैदिक काल में ही सिंधु सरस्वती सभ्यता का विकास हुआ। 1900 ईसा पूर्व में सरस्वती नदी के सूख जाने के साथ ही वैदिक युग समाप्त हो गया और साथ ही हड़प्पा संस्कृति का भी पतन हो गया था। नवरत्न एस राजाराम और डेविड फार्ले के अनुसार पुरातत्व, गणित, धातु विज्ञान,
और उपग्रह छायांकन से ज्ञात नवीनतम तथ्य हमारे इस निष्कर्ष का समर्थन करते हैं कि ऋग्वेद उस संसार का है जो कि मिस्र, सुमेरिया और सिंधु सभ्यता के उदय से पूर्व का। तो इस आधार पर और नवीन तथ्यों के प्रकाश में यह संभावना यही लगती है कि आर्यों का मूल निवास स्थान भारत का सप्त सैंधव प्रदेश था। आर्य यहाँ बहुत आरंभिक काल से रह रहे थे और यहाँ से उनकी शाखाओं का प्रचार पश्चिम में ईरान, मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया और यूरोप के विभिन्न देशों में हुआ था तथा पूर्वी दिशा में भारत के अन्य क्षेत्रों जैसे आर्यावर्त आदि में हुआ। विभिन्न क्षेत्रों में आर्यों की शाखाओं का प्रवचन और प्रसार लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ होगा, जबकि भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण सरस्वती नदी सूखने लगी थी और सप्त सैंधव प्रदेश की जलवायु प्रतिकूल होने लगी, इसलिए इन लोगों का प्रसार जो था वो धीरे धीरे आगे बढ़ा था।